इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 बजे की 9 बड़ी खबरें देखने का। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार से कर्नाटक तक क्या बड़ी सियासी हलचल होने वाली है। सीबीएसई के 12वीं के छात्रों के लिए आज का दिन क्यों है अहम, और दिल्ली एम्स में आग से कितना हुआ बड़ा नुकसान। लेकिन शुरुआत करते हैं सैलाब की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर के साथ। इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विटर के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिससे जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। 31 मई को बेंगलुरु में पूछताछ उनसे हुई। ये पूछताछ कांग्रेस टूलकिट मामले में हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्विटर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी से पूछताछ की गई। उनसे ये पूछताछ 31 मई को बेंगलुरु में हुई। दिल्ली पुलिस ने मनीष माहेश्वरी से ये पूछताछ की थी और ये पूछताछ कांग्रेस टूलकिट मामले में ट्विटर के इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी से की गई थी। टी राघवन मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, ये बड़ी खबर जो ट्विटर से जुड़ी हुई आ रही है, ट्विटर के इंडिया हेड से पूछताछ हुई, उनसे किस सिलसिले में पूछताछ हुई और क्या क्या सवाल पूछे गए? देखिए ज्योत्सना, ये कांग्रेस टूल किट का मामला है, जिसे लेकर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने ट्वीट किया था, जिसके बाद ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया था। उस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 4 नोटिस जो है मनीष माहेश्वरी, जो ट्विटर इंडिया के एमडी हैं, उनको सर्व किया गया था। इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि वो जल्द ही इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन किसी सिलसिले में वो फिलहाल बेंगलुरु के अपने घर पर रह रहे हैं। जिसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 31 मई को दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच की एक टीम यहाँ पर आई और बेंगलुरु में उनके साथ ये पूछताछ की गई कि किस आधार पर उन्होंने संबित पात्रा के उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया था। आपको याद होगा कि किस तरह से जो पैंडेमिक को लेकर सरकार की कार्रवाई है उसको पर सवाल उठाते हुए एक बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया वार जो है वो सरकार के खिलाफ शुरू किया था। उस मामले को लेकर पूछताछ हुई है और ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है उसने कुछ घंटों तक पूछताछ की 31 मई को बेंगलुरु के मनीष माहेश्वरी के एड्रेस। बिल्कुल राघवन, आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर ट्विटर से जुड़ी हुई आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। ट्विटर इंडिया के हेड से ही जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अमित आचार्य नाम के एक वकील ने यह अर्जी दी है। वकील ने कहा है कि गाजियाबाद मामले में हेट कैंपेन चलाया गया और इसी मामले में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ भी अर्जी दाखिल की गई है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच जरूर शुरू कर दी है। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, ये जो गाजियाबाद वाले मामले में ट्विटर हेड के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है, ये कब की गई है और इस अर्जी में क्या क्या लिखा गया है, और स्वरा भास्कर का भी इसमें नाम? देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, स्वरा भास्कर का भी इसमें नाम है और साथ ही ट्विटर इंडिया के जो हेड है मनीष माहेश्वरी, उनका भी नाम है। एक अमित आचार्य नाम के एडवोकेट है, उन्होंने ये शिकायत दी है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी ऑफिस में। कल ये शिकायत दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि लोनी का जो मामला था उसे धार्मिक रूप देने के लिए, जिसमें हमने देखा कि एक मुस्लिम शख्स की दाढ़ी जब काटी गई तो उसमें तमाम तरह की धार्मिक एंगल जो है वो अलग अलग ट्विटर जो हैंडल है उन्होंने निकाले और तमाम तरह के ऐसे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए जिससे माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता था। इसी को लेकर हेट कैंपेन चलाने को लेकर ये शिकायत दी है अमित आचार्य, जो कि एडवोकेट है। इन्होंने शिकायत दी है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, और जिसमें स्वरा भास्कर, क्योंकि स्वरा भास्कर के ट्विटर हैंडल से भी इस तरीके के ट्वीट किए गए थे। मनीष माहेश्वरी जो कि ट्विटर इंडिया के हेड है, उनके ऊपर भी एलिगेशंस है कि ट्विटर पे इतना सब कुछ चल रहा है और ऐसे ट्विटर हैंडल्स पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो हेट कैंपेन चलाने के लिए फिलहाल इन दोनों के नाम को इन दोनों के खिलाफ फिलहाल शिकायत दी गई है। पुलिस का ये कहना है, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, कि जो आरोप है, जो एलिगेशंस हैं, उनकी जांच जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। फिलहाल शिकायत है, एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। तो वहीं अगर हम बात करें ट्विटर इंडिया का जो हेड है मनीष माहेश्वरी, उनसे बेंगलुरु में स्पेशल सेल ने भी पूछताछ की है ट्विटर के मामले में, क्योंकि उनसे कई बार पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके का हेट कैंपेन लोनी वाले मामले में भी चलाया गया और पुलिस इस मामले में बहुत जल्द आगे और कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है।
अच्छा, क्योंकि आपने बेंगलुरु वाली घटना का भी जिक्र किया और आप ये बीट भी कवर करते हैं, मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूंगी कि एमडी से पुलिस ने टूल किट मामले में क्या क्या सवाल पूछे हैं, क्या कोई जानकारी आपके पास अब है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब ये टूल किट वाला मामला चलाया गया था ज्योत्सना, जब संबित पात्रा ने जब ट्वीट किया था, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उसके बाद ट्विटर इंडिया ने न केवल संबित पात्रा बल्कि तमाम लोगों के जो ट्वीट थे उस टूल किट वाले मामले में उसे मैनिपुलेटेड मीडिया का करार देकर उस पर एक टैग लगा दिया था, जिसके बाद क्योंकि मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन का था, इसको लेकर ट्विटर ने अचानक से संज्ञान कैसे ले लिया, ट्विटर ने जजमेंट कैसे दे दिया, इसको लेकर शिकायत दी गई थी। और उस शिकायत के आधार पर, क्योंकि ट्विटर का जो इंडिया का पूरा कामकाज है वो मनीष महेश्वरी जो है वो हैंडल करते हैं, वो हेड हैं, तो ऐसे में किस तरीके से जजमेंट ले लिया अचानक से ट्विटर ने, ये एक बड़ी बात थी, इसके खिलाफ शिकायत दी गई थी कि तो इसी तरीके के सवाल पूछे गए कि आपने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की कि मैनिपुलेट मीडिया का टैग लगा दिया, इस तरीके के क्या एविडेंस आपके पास है, ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम सवाल किए गए, क्योंकि न केवल संबित पात्रा बल्कि कई ऐसे नेता थे, कई ऐसे ट्विटर हैंडल्स थे जिनके आगे मैनिपुलेट मीडिया का टैग लगाया गया था। यही कारण है कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की इस वक्त की, जो बिल्कुल नेपाल में जो बाढ़ की तबाही आई है उससे जुड़ी हुई है। नेपाल के सिंधु पाल्चोक जिला से सैलाब की तबाही की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर उनका रेस्क्यू किया गया। तबाही इतनी बड़ी है कि हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेपाल की इस बाढ़ में अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसी जानकारी मिली है, और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बाढ़ में कई घर टूटकर बह गए हैं, कई गांवों में पानी भर गया है। नेपाल का सिंधु पाल्चोक जिला राजधानी काठमांडू से 65 किलोमीटर दूर है। बरसात की वजह से मेलामची नदी में जलस्तर काफी ऊपर बढ़ गया था और उसके बाद ये तबाही मची। तस्वीरों में देखिए, एक तरफ वो नदी जिसका जलस्तर ऊपर बढ़ गया था, बाढ़ में 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घरों में, गांव में पानी घुस गया है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो वही जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से वहां मौजूद लोगों का जो वहां फंसे हुए हैं इन बाढ़ जैसे हालातों में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और जो अपडेट नेपाल से मिल रहा है वो ये कि इस हालात में, बाढ़ की परिस्थिति में 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, नेपाल के हम हालात देख रहे हैं और नेपाल के हालात देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति वहां पर बहुत ही खराब। बिल्कुल, देखिए ये सिंधु पाल चौक का जो इलाका है मध्य नेपाल का हिस्सा है। लगातार बारिश हो रही है वहाँ पर और इसकी वजह से मेलमची और दूसरी नदियों में जो बाढ़ आई है उसका ये नतीजा है। और कई बड़ा हिस्सा जो है वो बिल्कुल पानी से घिर चुका है। करीब 200 झोपड़ियाँ डूब गई हैं। 7 लोगों की जो मौत हुई है उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। करीब 50 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कई जो नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है उनमें कंक्रीट के पुल भी हैं और इस वजह से राहत कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं। 2 कंक्रीट पुल और करीब 5 सस्पेंशन पुल भी बह गए हैं। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और ये जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनमें से अधिकांश लोग मेलमची पेयजल परियोजना से जुड़े हुए श्रमिक हैं। जिन 7 लोगों की मौत हुई है उनमें से भी यही लोग हैं। तो एक बड़ा हिस्सा है कहें कि जो इससे प्रभावित हुआ है। फिलहाल अभी राहत बचाव कार्य वहाँ पर चल रहा है। लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे में आने वाले समय में भी परेशानी और बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये जो इलाका आप बता रहे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, ये किस तरफ स्थित है? क्या इससे आसपास के देशों को, खासकर मैं भारत की बात करूं, बिहार की बात करूं कि वहां से भी सटता है बॉर्डर, वहां पर भी लोगों को परेशानी हो सकती है? क्या वहां पर भी इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं अगर जलस्तर और बढ़ा तो? बिल्कुल, बिहार की जो सीमा है नेपाल से बिल्कुल सटी हुई है और नेपाल में जब भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसका असर बिहार पर भी होता है और ये असर दिखना शुरू भी हो गया है। जो पश्चिम चंपारण का इलाका है वहाँ पर गंडक नदी में पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। कई गाँव में पानी प्रवेश भी कर गया है। कई जगह जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं। और इसके अलावा एक SSB कैंप है, वहाँ भी पानी घुस गया है। मतलब तो बिहार पर नेपाल में जो बाढ़ है उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है।
नेपाल में बाढ़ से तबाही मची है तो राजधानी दिल्ली में आग से हड़कंप मचा है। दिल्ली एम्स में रात को आग लगने से बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। जहां आग लगी थी वहां पर RT-PCR टेस्ट की लैब है। इस लैब में हजारों लोगों के कोरोना जांच के नमूने रखे गए थे। इन टेस्ट सैंपल्स में से कितने बचे हैं और कितने जलकर खाक हो चुके हैं, इसकी छानबीन भी चल रही है। ये आग रात तकरीबन 10:30 बजे दिल्ली एम्स के कन्वर्जन ब्लॉक के 9वें फ्लोर पर लगी। ये फ्लोर नॉन पेशेंट वार्ड है। 2 घंटे में आग पर काबू तो पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस आग में कोई घायल नहीं हुआ। आग कैसे लगी, इन कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच जरूर की जा रही है। लेकिन आशंका यह जाहिर की जा रही है कि एक रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस कारण ये आग वहां पर लगी और फिर फ्लोर में फैली। एम्स के कन्वर्जन ब्लॉक के 9वें फ्लोर पर आग लगने की पहली जानकारी वहां के स्टाफ ने ही फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 100 लोगों के स्टाफ की बात करें तो वो भी मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के कार्य में तत्परता से जुट गए। आग लगने के बाद घंटों तक कूलिंग का काम भी वहां पर चला। वहां मौजूद कई उपकरण काफी गर्म हो गए थे। उपकरणों के ठंडे हो जाने के बाद आग बुझने का जो ऑपरेशन शुरू किया गया था वो खत्म कर दिया गया। जतिन शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आग तो बुझ गई है, लेकिन क्या पूरी तरीके से वहां पर कूलिंग हो चुकी है और आग लगने के कारणों का पता चल पाया है? जी बिल्कुल ज्योत्सना, सबसे पहले मेरे पीछे ये पूरा कन्वर्जन ब्लॉक है। इसी की 9वीं मंजिल पर आग लगी, काम खत्म हो चुका है और एम्स की जो इंटरनल इंक्वायरी है वो अब यहाँ पर की जा रही है। एक टीम का गठन किया गया है जो कि ये पता कर रहे हैं कि किसकी लापरवाही के चलते इस पूरी घटना को अंजाम, ये पूरी घटना सामने आई है। दरअसल फायर डिपार्टमेंट से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कूलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद जब उन्होंने इंक्वायरी शुरू की तो प्राथमिक जाँच में शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आ रहा है, जिसमें एक रेफ्रिजरेटर के अंदर स्पार्क हुआ और उसके बाद पूरा जो फ्लोर है वो आग की चपेट में आ गया। हालांकि इस फ्लोर को कोविड टेस्टिंग के तौर पर तैयार किया गया था। ये भी जानकारी मिल रही है कि काफ़ी संख्या में जो सैंपल्स थे वो यहाँ पर रखे गए थे, लेकिन एम्स के अधिकारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार एम्स के अंदर जो आग की घटनाएं सामने आ रही हैं उसको देखते हुए एक मीटिंग की गई थी जिसमें फैसला लिया गया था कि अगर कोई भी कर्मचारी अपने कमरे से या बाहर निकल रहा है, वार्ड से बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे उनको लाइट्स ऑफ करनी है। बिल्कुल, अब पूरी जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आग लगने का प्रमुखतः कारण क्या था। एम्स को आग से नुकसान हुआ तो लोक जनशक्ति पार्टी को अंदरूनी कलह से नुकसान हो रहा है। अब से करीब 2 घंटे बाद बिहार की सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है। एलजेपी में चाचा भतीजे के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई के बीच आज पशुपति पारस गुट ने पटना में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। सुबह करीब 11 बजे होने वाली इस मीटिंग में 5 सांसदों वाली एलजेपी का बागी गुट नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना चुनने जा रहा है। पशुपति पारस गुट ने एलजेपी के वर्तमान अध्यक्ष चिराग पासवान को हटा दिया है। उनकी जगह बिहार के बाहुबली नेता सूरज भान को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज की बैठक सूरज भान के घर पर ही होगी, जहां पशुपति पारस गुट की जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो मौजूद रहेंगे और पशुपति गुट पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि पार्टी में उनके रहते किसी और को अध्यक्ष चुनने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सूरज भान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा। उसमें जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे वो सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगा। वो अथॉराइज्ड ही नहीं है इस तरीके की बैठक को बुलाने के लिए या इसमें लिए गए किसी भी फैसले को। कि उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी उन्होंने एक पत्र लिख दिया, बट पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान क्या कहता है उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप आप निर्णय लेंगे ना। उससे अलग हटके आप निर्णय नहीं ले सकते, तो वो ऑथराइज्ड ही नहीं है इसके लिए। और मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, दोनों ही पक्षों की हमने बात सुनी। अब जो पशुपति पारस कर रहे हैं वो संवैधानिक है या फिर जो भतीजा चिराग पासवान कह रहा है वो संवैधानिक है? देखिए, इसका फैसला शायद चुनाव आयोग करेगा या फिर मामला यदि अदालत में जाता है तब वहां इसका फैसला हो सकेगा। फिलहाल तो दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और दोनों संविधान का ही हवाला दे रहे हैं।
दोनों गुट ये कह रहा है कि जो संविधान में प्रावधान है, पार्टी के संविधान में, वो उनके पक्ष में है और उसी आधार पर उन्होंने फैसला लिया है। अब चिराग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला ही नहीं जा सकता, आजीवन रहेगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो स्वयं पद त्याग दे। और ऐसी स्थिति में जो पारस गुट है वो ये कह रहा है कि संसदीय दल के नेता होने के नाते वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर ये फैसला ले सकते हैं। संसदीय दल के नेता को बदलने की बात भी चिराग ये कह रहे हैं कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, संसदीय बोर्ड ही इसे बदल सकता है। लेकिन पारस कह रहे हैं कि ये अधिकार हमें है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नीतीश, आज जो कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें क्या होगा, उस पर भी एक विस्तृत अपडेट आपसे। देखिए 11 बजे आज मीटिंग हो रही है। सूरजभान सिंह जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है पशुपति पारस ने, उनके आवास पर यह मीटिंग हो रही है और वहां पर आज 11 बजे से मीटिंग शुरू होगी और उसमें पारस गुट जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा और उनका कहना है कि जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया होती है हम उसको फॉलो करेंगे। मसलन नॉमिनेशन की बात आएगी, नॉमिनेशन यदि एक से अधिक हुआ तो वोटिंग की बात होगी और यदि सिर्फ एक नॉमिनेशन हुआ तो 3 बजे तक की जो समय सीमा होगी उसके बाद अध्यक्ष कौन होगा ये तय कर दिया जाएगा। तो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो पटना में हो रही है उसमें काफी अहम मानी जा रही है और उससे एक रूप से तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार की तस्वीर की तरह ही कर्नाटक की भी तस्वीर सामने आई है। यहां पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। कर्नाटक बीजेपी का विवाद सुलझाने के लिए आलाकमान ने अरुण सिंह को भेजा है। अरुण सिंह बीजेपी के संगठन सचिव और कर्नाटक के प्रभारी हैं। अरुण सिंह के कर्नाटक पहुंचते ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चली आ रही अटकलें अब और तेज हो गई हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक के कई मंत्री और बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से नाराज चल रहे हैं और मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं। असंतुष्ट विधायकों के गुट में से कई लोगों ने पार्टी आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाई है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद अरुण सिंह ने पार्टी में किसी भी तरह की मतभेद से इनकार हालांकि किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो 3 दिन तक बेंगलुरु में रहेंगे और पार्टी के नेताओं से बात करेंगे। तो हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी मंत्री, सभी विधायक एकजुट हैं। किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि कोई भी विधायक हो उसको बात करनी हो तो इंडिविजुअल पे बात करे, मीडिया में वो स्टेटमेंट न दे, अपने क्षेत्र में काम करे, जनता के लिए काम करे, पार्टी के काम को आगे बढ़ाए। येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। चलो सर, मैंने कई बार बता दिया, उसको बार बार पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, अरुण सिंह को हमने सुना, अगर पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है तो वो 3 दिवसीय दौरे के लिए बेंगलुरु क्यों गए हैं और क्यों नेतृत्व परिवर्तन की आवाज पार्टी के अंदर से ही बुलंद हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए ज्योत्सना, यही सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी की प्रक्रिया है, लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार इस बात की सुगबुगाहट यहाँ पर है कि येदियुरप्पा के कामकाज के तरीके से 30 से ज्यादा विधायक, उनके जो विरोधी हैं, उनका ये कहना है कि 30 से 35 ऐसे विधायक है जो उनके कामकाज से खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि उनके क्षेत्र के विकास को येदियुरप्पा ने नजरअंदाज कर दिया है और जो उनके बेटे हैं विजेंद्र, वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, इस वजह से उनकी नाराजगी है। इसमें जो 3 प्रमुख नाम है, बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल, अरविंद बेल्लाद और सीपी योगेश्वर मंत्री भी हैं। ये 3 मुखर होकर एकदम सामने मीडिया के सामने आकर अपनी बातें रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि और भी ऐसे कई विधायक है। दूसरी तरफ येदियुरप्पा का कैंप अगर हम कह रहे तो उन्होंने 68 विधायकों की सिग्नेचर के साथ एक लेटर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अरुण सिंह को भेजा हुआ है पहले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाहते हैं। शायद उसी चिट्ठी के बाद ये आवश्यकता महसूस की गई कि अरुण सिंह को यहाँ भेजा जाए। जैसा आपने कहा, आज वो पूरे दिन, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज 1-to-1 मीटिंग उन्होंने सारे विधायकों से बुलाई है और कई सारे लोग, जो आपको याद होगा जब यहाँ पर सत्ता बदली थी जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की, उस वक्त 17 कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने ये सरकार बनाई थी और उन सभी को मंत्री पद दिया गया। उसमें से 15 जो विधायक जीते थे सबको मंत्री पद मिला। उससे जो नाराजगी उठी थी वो अभी तक बरकरार है और उसी बात पर बाकी जो सीनियर एमएलए हैं जिनको मंत्री पद नहीं मिल पाया है वो भी आज अपनी बात रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर उन असंतुष्टों को संतुष्ट करने की कोशिश करने के लिए अरुण सिंह आए, ऐसा प्रतीत। बिल्कुल, और तभी कहा जा रहा है कि कई मंत्री और बीजेपी के विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं और उन्हें नाराजगी दूर करने के लिए अरुण सिंह वहां पर पहुंचे। बहरहाल, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एंटीलिया मामले से जुड़ी ये खबर। एंटीलिया केस में पूर्व काउंटर स्पेशलिस्ट से पूछताछ हो रही है। एनआईए प्रदीप शर्मा को लेकर पूछताछ करने गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एंटीलिया मामले से जुड़ी ये खबर। राजीव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या पूरी अपडेट है?
देखिए, आज सुबह एक टीम प्रदीप शर्मा के घर पर गई थी और उन्हें अपने साथ में लेकर गई है पूछताछ के लिए। हालांकि एनआईए के दफ्तर गई या कहीं और उनसे बिठाकर पूछताछ की जा रही है, इस बात की कंफर्मेशन तो नहीं हुई। लेकिन सुबह 5 बजे एकदम तड़के उनके घर पर एक टीम गई थी और उस वक्त प्रदीप शर्मा खुद अपने घर पर मौजूद थे, सोए हुए थे। उन्हें उठाया गया और उसके बाद में उन्हें अपने साथ में लेकर गए पूछताछ के लिए। अभी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा जानकारी ज्योत्सना नहीं मिल पाई है, लेकिन इससे पहले भी प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया था इस पूरे मामले में और 2 बार उनसे लगभग 20 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक सेलार और जाधव नाम के शख्स को, जिनका मनसुखी हत्या और जिलेटिन वाले मामले में रोल सामने आया है। फिलहाल उसके बाद में जिस तरह से प्रदीप शर्मा से पूछताछ की जा रही है, बेहद अहम और बेहद मायने रखता है कि क्या प्रदीप शर्मा भी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, क्या उनका कोई रोल है, दोबारा एनआईए की टीम आखिर उनसे क्यों पूछताछ कर रही है, क्या कोई ऐसा क्लू निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, और इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। साड़ी वाली बहू की फायरिंग दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।